हेलो फ्रेंड्स। तो FRO यानी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो ऑप्शनल का पेपर जो भी इन्वायरमेंटल साइंस लेने वाले हैं उसका पेपर 1 का आज पहला टॉपिक हम करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें हम देखने वाले हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जो है इसकी स्टडी भी करने वाले हैं। देखिए, कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। ठीक है, ये एक टॉपिक हो गया। इम्पैक्ट ऑफ मैन एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, फिर है पीरियड, 3 तरह के पीरियड्स हैं इसमें। पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग है एक, ठीक है, जब खाद्य संग्राहक और शिकारी थे, आदि मानव वाला काल का है ये। फिर पीरियड ऑफ प्लांट एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन है और फिर पीरियड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का है। तो ये जो पहला टॉपिक है ना, फंडामेंटल ऑफ एनवायरनमेंट, इसको हम करने वाले हैं। देखिए, इसमें शुरुआत में है कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट में कि कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये जो 4 तरह के चीज़ें हैं ये फंडामेंटल ऑफ एनवायरनमेंट है, चूँकि है ना, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर वगैरह से मिल करके ही बायोस्फीयर बनता है। बायोस्फीयर जो कि जैवमंडल है, उसमें जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल तीनों चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तो इन चारों चीज़ों को हम देखने वाले हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से, ऐसे तो सारी चीज़ों का मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया है कि इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले और जो बन सकते हैं। तो देखिए, जलमंडल, स्थल मंडल एवं वायुमंडल के कॉम्बिनेशन से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल के बीच का संपर्क क्षेत्र जीवमंडल का निर्माण करता है। ठीक है, इस कथन के आलोक में जीवमंडल के ऊर्जा और पोषण तत्वों के प्रवाह में इन तीनों मंडलों की भूमिका का विश्लेषण करिए। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन, भूमिका का विश्लेषण करिए तीनों के। ठीक है, ऊर्जा और पोषण तत्वों के प्रवाह में इन तीनों मंडलों की भूमिका। देखिए, तीनों मंडलों की भूमिका कैसी होगी। ठीक है, तो देखिए, स्थल मंडल में पेड़ पौधे होते हैं, जल मंडल से वो जल ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसके बाद तैयार होता है भोजन वगैरह। उसके बाद जैव मंडल के जो जीव होते हैं उसको खाते पीते हैं और इस तरीके से एक चक्र चलता रहता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी हम पढ़ेंगे तो आपको और क्लियरिटी इसमें आएगी। दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकता है कि मानवीय गतिविधियों ने, जैसे शहरीकरण एवं औद्योगिकरण ने स्थल मंडल एवं जल मंडल को किस प्रकार से प्रदूषित किया है, यानी पॉल्यूटेड रिलेटेड फैक्टर्स भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, जब आप इन चारों का अध्ययन करते हैं, जलमंडल, देखिए इसमें बेसिक क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल का डेफिनेशन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ये चीज़ें हैं क्या, लेकिन इतना ईजी भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। इसमें देखिए मेनली क्या है कि चारों चीज़ों को कंबाइन करके और जो कंबाइंड वे में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे रिलेटेड, जैसे इसमें पॉल्यूशन को भी शामिल कर दिया जा सकता है, पारिस्थितिकी को भी शामिल कर दिया जा सकता है, बायोडाइवर्सिटी को शामिल कर दिया जा सकता है, इससे रिलेटेड खतरे, प्रभाव, ठीक है, इनका होना कितना आवश्यक है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को भी इसमें यहाँ तक कि शामिल कर दिया जा सकता है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से चारों मंडलों को प्रभावित कर रहे हैं और अंततः इससे जैव मंडल भी प्रभावित हो रहा है। तो देखिए, मानवीय गतिविधियों जैसे शहरीकरण एवं औद्योगिकरण ने स्थल मंडल एवं जल मंडल को किस प्रकार से प्रदूषित किया, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन इसमें रह सकते हैं। उसके बाद जैसे देखिए, ये पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग वाला है, तो इससे भी क्वेश्चन क्या बन सकते हैं आप देखिए, इससे रिलेटेड लड़के बहुत परेशान हैं। पूरा पाषाण काल में मानव की जीवन शैली और प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालिए, यानी पूरा पाषाण काल में जब मानव जो है वो हंटर था और फूड कलेक्टर था, यानी खाद्य संग्राहक और शिकारी था, तब उस काल पर प्रकाश डालने के लिए कहा जा सकता है इस काल की मुख्य विशेषताएं क्या थीं उसका विश्लेषण करिए, ये भी कहा जा सकता है। जैसे औजारों का इस्तेमाल, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल होता था और उस समय एनिमल डोमेस्टिकेशन, यानी आपका शिकारी संग्रह करता ही थे मानव, और कृषि और जो है पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी, वगैरह वगैरह से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इससे क्या पूछा जा सकता है कि आखेटक संग्राहक समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो आखेट संग्राहक यानी शिकारी और खाद्य संग्राहक समाज थे उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या यह समाज पूर्णतः गतिहीन था या इसमें कुछ गतिशीलता भी थी, उदाहरण के साथ समझाइए। तो इसमें गतिशीलता बहुत सारी थी। ठीक है, इससे रिलेटेड भी बन सकते हैं क्वेश्चन। आखेट संग्रह से खाद्य उत्पादक समाज की ओर, यानी जब शिकारी और आखेट संग्राहक थे, यानी शिकार संग्रह करता थे, कंदमूल, फल फूल वगैरह का संग्रह किया करते थे, उससे जब खाद्य उत्पादक यानी कृषि का प्रयोग करने लगे आदि मानव, उस समाज की ओर जब संक्रमण हुआ तो उसका विश्लेषण करने के लिए आपसे कहा जा सकता है। और क्वेश्चन इससे क्या बन सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और बन सकते हैं कि पूरा पाषाण कालीन औजारों
ठीक है। पूरा पाषाणकालीन औजारों की विविधता, यानी पूरा पाषाण काल के जो आदि मानव शिकार में, खाद्य संग्रह में जो औजार इस्तेमाल करते थे उनका विस्तार से चर्चा करिए। आदि ये औजार मानव जीवन के लिए किस प्रकार सहायक थे, ये सब भी पूछा जा सकता है। तो ये जो पोर्शन है ना, इसका नेक्स्ट हम वीडियो लाएंगे। अभी हम जो मेनली डिस्कशन करने वाले हैं तो वो है चारों स्फीयर जो हैं, है ना, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। देखिए मैंने नव पाषाण काल से भी रिलेटेड जो कि पीरियड ऑफ एनिमल एंड प्लांट डोमेस्टिकेशन है, यानी पशुपालन और कृषि की शुरुआत, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस कलेक्ट कर लिए हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ चर्चा की जाएगी। देखिए यहाँ पे इससे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर से, ठीक है, लिथोस्फीयर से, इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए हाइड्रोस्फीयर से क्या बन सकता है क्वेश्चन, सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जलमंडल क्या है, जलमंडल के विभिन्न घटक क्या हैं, जल चक्र को परिभाषित कीजिए। देखिए जब आप जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर पढ़ेंगे तो जलमंडल को परिभाषित करने का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फॉरेस्ट एग्जामिनेशंस में भी, सिविल सर्विसेज में भी हाइड्रोस्फीयर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। जल चक्र क्या है, जल चक्र ये है कि जब जो आपके स्थल मंडल का जो भी जल है प्रवाहित होकर के जब सागर में चला जाता है, सागर से फिर वाष्पीकृत होकर के बादल संघनन होकर के बनता है, फिर बादल से वर्षा के रूप में ये पुनः पृथ्वी पर आ जाता है, तो एक सर्कल फॉर्म होता है, उसे ही कहते हैं हम जल चक्र, ठीक है। आगे मैं समझाने वाला हूँ। इसके बाद महासागर, नदी, झील में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें समुद्र में धाराएं कैसे बनती हैं वो पूछा जा सकता है, स्ट्रीम्स, है ना। ज्वार भाटा से भी रिलेटेड इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। वर्षा कैसे होती है ये प्रोसेस बताइए, बादल कैसे बनते हैं ये बताइए, ग्लोबल वार्मिंग जलमंडल को कैसे प्रभावित करती है, ये भी क्वेश्चन, यानी ग्लोबल वार्मिंग को इंक्लूड करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें। फिर लिथोस्फीयर जो हम अभी पढ़ेंगे, तो लिथोस्फीयर से इसमें क्या क्वेश्चन रह सकते हैं, भू आकृतियों एवं उनके विकास की प्रक्रिया पृथ्वी की जलवायु एवं पारिस्थितिक तंत्र को कैसे प्रभावित करती है, ये क्वेश्चन रह सकता है। क्वेश्चन रह सकता है कि शहरीकरण और औद्योगिकरण विकास का स्थल मंडल पर क्या प्रभाव यानी ह्यूमन इफेक्ट जो स्थल मंडल पर हो रहा है मानव के द्वारा, इससे क्वेश्चन रह सकता है। इन प्रभावों को कम करने के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न रणनीतियों की विस्तृत चर्चा करें, ये क्वेश्चन रह सकते हैं। एटमॉस्फेयर से क्या क्वेश्चन रह सकता है कि तापमान के आधार पर वायुमंडल को कितने परतों में विभाजित किया है। देखिए पूछा जा सकता है एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल क्या है, वायु से घिरा हुआ हमारा टोटल जो मंडल है पृथ्वी में वो वायुमंडल है। उसमें संगठन के रूप में देखें तो विभिन्न गैसेज होती हैं वायुमंडल में, है ना। वायु का एक मिश्रण, वायु एक मिश्रित है गैसों का, है ना, मिश्रण है। तो इसमें जो गैसें हैं उसका कॉम्पोजिशन पूछा जा सकता है, क्या वर्किंग है उनके वो पूछा जा सकता है, ठीक है। और इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि तापमान के आधार पर वायुमंडल को कितनी परतों में किस प्रकार विभाजित किया गया है, यानी जो लेयर्स में डिवाइड किया गया है, जैसे ट्रोपोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है ना, स्ट्रेटोस्फीयर है, तब मीजोस्फीयर, इसके बाद में फिर आयन मंडल है, जैसे हिंदी में बोलूँ तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, तो वो आगे हम चर्चा करने वाले हैं। फिर यहाँ पे है बायोस्फीयर, ठीक है, मानव गतिविधियाँ जैवमंडल के में अनुकूलन पैदा कर रही हैं, ठीक है। जैवमंडल से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, ठीक है, कि मानव गतिविधियों को इंक्लूड करके इसमें पूछा जा सकता है कि मानव गतिविधियां जैवमंडल में असंतुलन पैदा कर रही हैं। इस कथन के संदर्भ में शहरीकरण, औद्योगिकरण एवं अत्यधिक संसाधनों का दोहन के प्रभावों का विश्लेषण करिए, यानी अत्यधिक जो दोहन कर रहे हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज का, उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है जैवमंडल में यानी बायोस्फीयर में, इसके बारे में पूछा जा सकता है। फिर इसमें धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी शामिल किया जा सकता है कि धारणीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में जैवमंडल के घटकों के संरक्षण की क्या भूमिका है। फिर क्वेश्चन इससे बन सकता है कि जैवमंडल पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करने वाला एक संकीर्ण क्षेत्र है। इस कथन के संदर्भ में पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों एवं उनके अंतर संबंधों पर प्रकाश डालिए। मेनली क्वेश्चन क्या बन रहा है कि जैवमंडल पृथ्वी पर जीवन, मतलब जीवन के लिए आवश्यक है जैवमंडल, है ना, इसके बारे में आपको बताना है पारिस्थितिकी को इंक्लूड करते हुए। अब देखिए इम्पैक्ट ऑफ मैन एंड एनवायरनमेंट से भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो हम मेनली पढ़ने वाले हैं जो चारों मंडल हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। देखिए अब हम समझते हैं, पहले तो चारों को मिला करके समझते हैं कि चारों को मिला करके क्या हो सकता है। तो देखिए डेफिनेशन, पर्यावरण को भौतिक
पर्यावरण को भौतिक यानी स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये भौतिक चीज़ें हैं पर्यावरण की, एवं जैविक यानी जीवमंडल घटकों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था के रूप में समझा जाता है। पर्यावरण को इन तीनों मंडल यानी अजैविक और एक जैविक यानी जीवमंडल के घटकों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था के रूप में समझा जाता है, जो किसी व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए रहती हैं। ये चारों मंडल एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये चारों मंडल आपस में जुड़े हुए हैं, आगे वो और क्लियर होगा आपको। एवं एक मंडल में होने वाला परिवर्तन दूसरे को सीधे प्रभावित करता है। जैसे अगर जल मंडल में कोई फॉल्ट आता है तो वो जाहिर सी बात है स्थल मंडल को भी प्रभावित करेगा, वो जैव मंडल जीवों को भी प्रभावित करेगा, ठीक है। जैसे वायु प्रदूषित अगर हो जाए यानी वायुमंडल प्रदूषित हो जाए तो जाहिर सी बात है कि जैव मंडल यानी जो जीव रहने वाले हैं पृथ्वी में वो भी प्रभावित होंगे। उदाहरण स्वरूप वनों की कटाई से मृदा अपरदित होता है, यानी देखिए वन जो है स्थल मंडल, उससे अगर उसमें प्रॉब्लम आ रहा है यानी वनों की कटाई हो रही है तो मृदा अपरदित हो रहा है, या प्रदूषण से जलवायु परिवर्तन होता है। मृदा देखिए मृदा अपरदित हो रहा है और प्रदूषण अगर हम फैलाएंगे यानी जैव मंडल को ख़राब करेंगे तो जलवायु परिवर्तन होगा, एटमॉस्फेयर भी ख़राब होगा। यह दर्शाता है कि इन मंडलों को अलग अलग इकाइयों के रूप में नहीं बल्कि एक गतिशील परस्पर निर्भर यानी एक सम्मिलित रूप में परस्पर निर्भर प्रणाली के रूप में देखा जाना चाहिए। अन्य उदाहरण वायुमंडल में CO2 की मात्रात्मक वृद्धि से जीवमंडल प्रभावित होता है। यानी देखिए जो घटक है पर्यावरण का, एक घटक वायुमंडल में अगर एक प्रभाव बढ़ता है यानी CO2 की बढ़ जाता है मात्रा, तो जीवमंडल भी यानी एटमॉस्फेयर के ख़राब होने से बायोस्फीयर भी ख़राब होता है। ये प्रभाव मतलब कि एक अच्छा डेफिनेशन आप लिख सकते हैं अगर कॉम्बाइन क्वेश्चन पूछा जाए चारों को मिला के। तो अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं जलमंडल। तो जलमंडल क्या है? परिभाषा, जलमंडल पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्रकार के जल निकायों को संदर्भित करता है। जितने भी जल के प्रकार हैं पृथ्वी में सभी जलमंडल के अंतर्गत यानी हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आ रहा है? तो इसमें क्या है कि जिसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, ग्लेशियर, भूजल एवं वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प शामिल हैं। जितनी भी चीज़ें हैं, महासागर में जल है, नदियों में जल है, झीलों में जल है, ग्लेशियर में है, सभी को शामिल किया जाता है। पृथ्वी की सतह पर उसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 71% भाग जल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 71% भाग जल है और इसका विस्तार 71% पर है पृथ्वी पर और 29% पर क्या है? स्थल है। यह मंडल एक प्रकार आवश्यक है। यह मंडल इस प्रकार आवश्यक है कि यदि इसका अस्तित्व न हो तो पृथ्वी पर जीव मंडल का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर जल खराब हो जाए, जलमंडल का अस्तित्व खराब हो जाए तो जीवमंडल भी का भी अस्तित्व खराब हो जाएगा। जल प्रदूषित अगर हो जाए तो आप पिएंगे क्या? ठीक है ना। अब देखिए जो पृथ्वी पर जल की जो मात्रा है 71%, उसमें से 97% जो है लवणीय जल है, यानी हमारे इस्तेमाल के लिए पीने के लिए नहीं है, जबकि अलवणीय जल जो है 2.7% है। इससे रिलेटेड जलमंडल से क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं कि जल चक्र में वनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। जल चक्र में वन किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं? जल चक्र जो मैंने अभी बताया, ठीक है। एवं बताइए कि वनों की कटाई से जल उपलब्धता कैसे प्रभावित होगी। अगर वन का दोहन हो जाए बहुत ही वृहद पैमाने पर तो जल उपलब्धता कैसे प्रभावित होगी, ये बताना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे करेंगे। भारत में भूजल स्तर में गिरावट का मुख्य कारण क्या है और इसके पारिस्थितिकीय तथा सामाजिक आर्थिक परिणाम क्या हो सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चूँकि जल मंडल से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं तो पूछा जा सकता है। आगे हम देखते हैं जल चक्र को, हम समझ लेते हैं। तो जल चक्र क्या है? जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ग्राफ के थ्रू भी आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। डेफिनेशन को उतना डिस्क्राइब नहीं करते हुए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए जल चक्र है क्या, उसे आप डेफिनेशन में बदल कर लिख सकते हैं। यहाँ से पहाड़ों से, देखिए पहाड़ों से और ज़मीन से और अंडरग्राउंड वाटर भी बह करके समुद्र में जा रही है, ठीक है। और जाने के बाद ये समुद्र का जल में भंडार होता है, उसके बाद यहाँ से वाष्पीकरण होता है सन के द्वारा भी और पेड़ों के द्वारा भी, ठीक है ना। पेड़ों के द्वारा भी वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है ना। और ये वायुमंडल में फिर जाता है ये जल और संघनन होता है। कंडेंसेशन होने के बाद ये बादल फॉर्म होता है और बादल से फिर वर्षण होता है और ये फिर धरती पर आ जाता है। इसी को जल चक्र हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जल का वितरण क्या है, इससे रिलेटेड अगर पूछ लिया जाए तो महासागर में 97.3% जल है, हिमानी में 2% है, भूमिगत जल मात्र
0.68% है। वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में जल 0.019% है, ठीक है। नदियों में 0.0001% है, ठीक है। इसके बाद में फिर जलमंडल से हम और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन रह सकते हैं आपके कि जलमंडल का क्या महत्व है, ठीक है ना। जलमंडल का महत्व क्या है? तो जलमंडल का हमारे पर्यावरण और जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। जैसे क्या है कि जीवन का आधार है ये, ठीक है। जीवन का आधार कैसे हैं? तो आप उसमें एक पॉइंट ये लिख करके और 2-4 पॉइंट अपने से इंक्लूड कर सकते हैं कि ये जीव के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जल ना हो तो कुछ घंटों में ही आप जो है मौत का शिकार हो सकते हैं, प्राणी जो है मरने लगेंगे। तो जल का इतना अहम रोल है। जलवायु का नियंत्रण, जलमंडल से जलवायु का नियंत्रण कैसे होता है? तो महासागर पृथ्वी का तापमान नियंत्रित करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये गर्मी को अवशोषित करते हैं एवं इसे धीरे धीरे छोड़ते हैं, जिससे मौसम व जलवायु की स्थिरता में सहायता मिलती है। जल चक्र के लिए जलमंडल आवश्यक है, ये भी आप लिख सकते हैं। आर्थिक महत्व भी बहुत है, चूँकि नदियों, झीलों, महासागरों का उपयोग मत्स्य पालन, विद्युत उत्पादन, मनोरंजन और भी चीज़ों के लिए किया जाता है, जैसे नौ परिवहन वगैरह के लिए। तो आर्थिक महत्व भी है। जैव विविधता का तो महत्व है ही यहाँ पर, चूँकि देखिए महासागर, नदियाँ, झीलें विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए आवास होते हैं, इसीलिए जैव विविधता के लिए यानी बायोडाइवर्सिटी के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। जलमंडल पर मानवीय प्रभाव व चुनौतियों से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप ये लिखिएगा कि जल प्रदूषण, जलमंडल पर अगर मानवीय प्रभाव बहुत है। जैसे हम जल को पॉल्यूटेड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये लिख सकते हैं आप, जलवायु परिवर्तन होगा, ठीक है। अगर हम पॉल्यूटेड करें तो ये भी जो है एक प्रभाव है हमारा। ग्लोबल वार्मिंग से जलमंडल प्रभावित होता है, जिससे जल स्तर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है। अति दोहन, भौम जल स्तर का खतरा, यानी शहरीकरण जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो हम ग्राउंड वाटर का अधिक से अधिक दोहन कर रहे हैं, जिससे भौम जल स्तर का खतरा पैदा हो रहा है, ठीक है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान, ठीक है, हो रहा है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र यानी जीवन जो जल से रिलेटेड हैं उनको नुकसान होता है, ठीक है। तो ये प्रभाव है, मानवीय प्रभाव और चुनौतियां हैं इनके सामने कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र को भी हम, जैसे मरीन पॉल्यूशन आगे आप पढ़िएगा, समुद्री पॉल्यूशन, समुद्री प्रदूषण, तो ये सब चीज़ें उसमें हैं डिस्क्राइब वे में। जलमंडल संरक्षण उपाय, तो जल प्रदूषण नियंत्रण करना है हमको, जल संरक्षण करना है, जागरूकता बढ़ाना है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, और भी जलमंडल को संरक्षण करने की बहुत उपाय हैं, ठीक है। वो चीज़ भी हम आगे के टॉपिक्स में जब आप जल के बारे में, जल प्रदूषण के बारे में पढ़िएगा तो जो कंट्रोल मेजर्स हैं कि उपाय क्या हैं जल मंडल को या जल को सुरक्षित करने के, तो उसमें भी पढ़ लेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे स्थल मंडल है, तो स्थल मंडल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो स्थल मंडल है क्या? देखिए स्थल मंडल है आपका, जैसे ये अर्थ क्रस्ट है मान लीजिए, ठीक है ना, ये अर्थ क्रस्ट है, पृथ्वी का एक टुकड़ा हमने काट लिया है, तो ये तो क्रस्ट हो गया, ठीक है, और ये हो गया मेंटल, ये ऊपरी मेंटल, इन्हीं दोनों से मिल करके लिथोस्फीयर बनता है। लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल। आगे देखिए इसका यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पिक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये वाला पिक्चर है ना, तो लिथोस्फीयर ये स्थल मंडल यही है, जिसमें शामिल क्या होता है, अर्थ क्रस्ट यानी भूप्रपट्टी और ऊपरी मेंटल इसमें शामिल होता है। मेंटल को हम दो पार्ट में यहाँ से बांट देते हैं, ये ऊपरी मेंटल, ये जो है निचला मेंटल, तो ये दोनों मिलकर के लिथोस्फीयर यानी क्या बनता है, स्थल मंडल बनता है। तो ये क्वेश्चन आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं स्थल मंडल के डेफिनेशन में। जैसे देखिए, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत जो ठोस रूप में है उसे स्थल मंडल कहते हैं। ये एक नॉर्मल डेफिनेशन है, इसमें आप अगर साइंटिफिक डेफिनेशन डालना चाहते हैं तो वही चीज़ कि ऊपरी भूप्रपट्टी और ऊपरी मेंटल को इसमें शामिल किया जाता है। यह भूप्रपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये स्थल मंडल का डेफिनेशन है, ठीक है। साथ ही विभिन्न प्रकार के खनिजों का भंडार भी स्थल मंडल में ही पाया जाता है, जो मनुष्यों के आर्थिक विकास के लिए अति आवश्यक है। तो जितने भी खनिज वगैरह हैं, है ना, इस तरह की चीज़ें, सारी चीज़ें स्थल मंडल में ही हैं। स्थल मंडल को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। स्थल मंडल बड़े स्थलीय भाग जिसमें महाद्वीप हैं, लगभग 7 बड़े महाद्वीप हैं, ठीक है, और कुछ द्वीप हैं, ये हो गए स्थल मंडल के भूभाग। और दूसरा क्या है कि बड़े जलीय भूभाग जिसमें महासागर आते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े जो महासागर हैं वो आते हैं, ठीक है। तो स्थल मंडल में
लिथोस्फीयर में क्या क्या शामिल है, तो समुद्र की भी सतह हैं और पृथ्वी की जो ठोस सतह हैं वो दोनों शामिल हैं इसमें। ठीक है, एक ग्राफ के रूप में देखें तो स्थल मंडल में क्या है, जल का मंडल भी है और स्थल का मंडल भी है, इतना परसेंट। देखिए उसी तरीके से जैसे आपने हाइड्रोस्फीयर में क्या यानी जल मंडल में कि महत्व क्या है, तो देखिए ये आधार प्रदान करते हैं जीवन को, चूँकि स्थल ही नहीं रहेगा तो फिर किस चीज़ पर जीवन होगा, तो ये आधार प्रदान करते हैं, संसाधनों का वृहद स्रोत हैं, कृषि वगैरह की क्रियाएं इसी में होती हैं, कृषि पशुपालन। पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि पेड़ पौधे सब चीज़ जो है स्थल मंडल पर ही उगते हैं, अगर इनका अस्तित्व न रहेगा तो फिर आगे कैसे होगा। समस्याएं इनकी क्या हैं, मृदा अपरदन है, खनन अत्यधिक जो हो रहा है ये भी इसकी समस्या है, लैंड पॉल्यूशन जो हम कर रहे हैं वो भी है, शहरीकरण जो हम कर रहे हैं ये भी समस्याएं हैं स्थल मंडल के लिए। रक्षा के लिए उपाय क्या है, तो रिफॉरेस्टेशन यानी ज़्यादा से ज़्यादा वनों को फिर से लगाना, सतत खनन यानी सतत रूप से खनन किया जाए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन चूँकि ये भी स्थल को ख़राब करते हैं, संरक्षित क्षेत्र बनाना, ठीक है, और जैविक खेती मतलब रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम से कम करना जिससे कि लैंड जो है डिग्रेडेशन ना हो, ठीक है, सॉइल डिग्रेडेशन ना हो। पर्यावरण एवं स्थल मंडल के बीच में संबंध क्या है, तो देखिए पर्यावरण स्थल मंडल के बीच में संबंध मेनली क्या है कि भू रासायनिक चक्र यहाँ पे होता है। पर्यावरण स्थल मंडल के बीच में कैसे होता है, तो स्थल मंडल विभिन्न भू रासायनिक चक्रों जैसे कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, स्थल मंडल ही निभाता है ये भूमिकाएं, ठीक है। तो ये पर्यावरण के लिए कितना अनुकूल चीज़ है, चूँकि भू रासायनिक चक्र को ये पूरा कर रहा है, स्थल मंडल के जरिए ही पूरा हो रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये सब लिख सकते हैं आप। थोरोली अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो मिट्टी का निर्माण स्थल मंडल में ही होता है, जलवायु, जीव जंतु एवं वनस्पति के साथ मिलकर स्थल मंडल की चट्टानें टूटकर मिट्टी का निर्माण करती हैं, तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। भूकंप और ज्वालामुखी की क्रियाएं भी स्थल मंडल में होती हैं जो कि पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, यानी स्थल मंडल की प्लेटों की गति के कारण भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जिनका पर्यावरण पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज़ें हो गई जो स्थल मंडल से रिलेटेड हैं। अब देखिए इसमें जैव मंडल और बच जाता है, चूँकि हमने हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल और स्थल मंडल कर लिया। सारा प्रिपेयर हो नोट्स, ठीक है। वायुमंडल बच रहा है और वायुमंडल और साथ ही साथ जैव मंडल बच रहा है, दोनों को हम नेक्स्ट क्लास में छोटा वीडियो ला करके उम्मीद है आज ही वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चूँकि एक वीडियो बहुत लंबा कर देने से आपको भी समस्या होगी, अपलोडिंग में भी बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जो है नेक्स्ट वीडियो में एटमॉस्फेयर, चूँकि समझने की भी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर, तो दोनों को हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.